नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राजस्थान के स्पीकर की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट ने स्पीकर के बागी विधायकों को दिए नोटिस पर दिया था यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीपी जोशी। सीएम गहलोत ने राज्यपाल को भेजा नया प्रस्ताव। 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। राहुल गांधी ने कहा, संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा लोकतंत्र। सोमवार को कांग्रेस का देश भर के राजभवनों पर प्रदर्शन। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अनलॉक 3 की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने पर हो रही है चर्चा। कोरोना से बचाव के लिए पापड़ को कारगर बताने पर घिरे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी का ट्वीट, पूरी मोदी कैबिनेट निरक्षर। दिग्विजय सिंह बोले, कैबिनेट ही क्यों, प्रधानमंत्री की डिग्री भी टॉप सीक्रेट। और बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर समेत 20 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में। असम में 27 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से बेहाल। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। राजस्थान के सियासी संकट पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया था। स्पीकर के सचिन पायलट समेत बागी कांग्रेस विधायकों को दिए नोटिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही कोई फैसला सुनाया जाएगा, यानी तब तक स्पीकर कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि स्पीकर की अयोग्यता का मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको बता दें कि सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर स्पीकर ने नोटिस भेजा था। विधायक दल की बैठक में शामिल होने को लेकर जारी पार्टी व्हिप के उल्लंघन को लेकर यह नोटिस भेजा गया था। राजस्थान के स्पीकर की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कानूनी मामलों के जानकार मुरारी तिवारी का क्या कहना है। स्पीकर को अयोग्यता का नोटिस भेजने का पूरा अधिकार है। कुछ ऐसा ही मामला 1992 में सुप्रीम कोर्ट में आया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के पक्ष में फैसला सुनाया था। जजमेंट अब यही आएगा कि स्पीकर के पास पावर है या नहीं है। नीचे हाई कोर्ट ने ठीक ऑर्डर किया या गलत ऑर्डर किया, यही तय होगा। साथ में एक और अल्टरनेटिव इसमें बात आ सकती है कि जहां 5 जजेस की ऑलरेडी जजमेंट है, तो ये कोर्ट हो सकता है कि कल को ये फिर 5 जजेस बेंच को ये मैटर मार्क ना हो जाए कहीं दोबारा। चारों ऑप्शन लेकर के चलना होगा। या तो स्पीकर का जो नोटिस देने की पावर है ये वैलिड डिक्लेयर हो सकती है, या हाई कोर्ट का ऑर्डर वैलिड हो सकता है, अपहेल्ड हो सकता है। नहीं तो ये कोर्ट खुद ही ऑर्डर देगी कि ये कौन गलत है। राजस्थान के संवैधानिक संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर चुकी है। सोमवार को कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के संविधान और लोकतंत्र विरोधी कदमों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 27 जुलाई को सभी प्रदेशों के राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच राज्य के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और डीजीपी भूपेंद्र यादव ने रविवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल ने दोनों अधिकारियों से राजभवन के बाहर सोमवार को होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में जानकारी ली और राजभवन की सुरक्षा के इंतजामों पर चर्चा की। इसके अलावा राज्यपाल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर भी चिंता जाहिर की। राजस्थान के मौजूदा सियासी हालात को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर करारा वार किया है। राहुल गांधी ने देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह भी कहा कि भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा। भाजपा के छल कपट की साजिश को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी।
वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस करती रही है। बीजेपी संविधान और लोकतंत्र के बचाव के लिए जेल की सलाखों के पीछे गई थी और इसकी रक्षा भी की है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस करती रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र के बचाव के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी गई थी और इसकी रक्षा भी हमने किया है। कांग्रेस ने इसकी हत्या बार बार की है। उधर राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र तैयार नहीं हैं। सीएम गहलोत ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। बताया जा रहा है कि सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा के बाद राज्यपाल के पास विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव भेजा गया है। बताया यह भी जा रहा है कि राज्यपाल को भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार सदन में कोरोना पर विशेष चर्चा करना चाहती है। साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि 6 बिल भी विधानसभा में पेश किए जाने हैं। राज्यपाल को भेजे नए प्रस्ताव में बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं है। सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में हम राष्ट्रपति के सामने भी अपील करेंगे। आपको यहां बता दें कि विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर शुक्रवार को सीएम गहलोत अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए थे। कांग्रेस विधायकों ने राजभवन में धरना दिया था। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना महामारी का हवाला देते हुए सत्र बुलाने से इनकार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जनता जवाब देगी। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस सड़क पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। अजय माकन ने मौजूदा संकट पर 5 सवाल भी पूछे हैं। आज हम लोग 5 प्रश्न मूलतः पूछना चाहेंगे भाजपा से। क्या देश को प्रजातंत्र और संविधान पर भारतीय भाजपाई हमला स्वीकार है? ये देश की जनता से हम लोग कहना चाहते हैं कि क्या ये लोकतंत्र के ऊपर जो भाजपा का हमला है, क्या ये हम लोगों को स्वीकार है? क्या बहुमत और जनमत का निर्णय राजस्थान की 8 करोड़ जनता के वोट से होगा या दिल्ली के हुक्मरानों के सत्ता बल और धन बल से होगा? ये दूसरा प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री व भारत सरकार संविधान व स्थापित संवैधानिक परंपराओं को नाजायज सत्ता प्राप्ति की हवस के पांव तले रौंद सकती है? क्या बहुमत से चुनी हुई राजस्थान सरकार के द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को राज्यपाल अनुमति देने से इनकार कर संविधान की घोर अवहेलना कर सकते हैं? क्या राज्यपाल अब विधायिका के आधार क्षेत्र में असंवैधानिक तौर से दखलंदाजी कर सकती है? क्या इससे विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में प्रजातंत्र की दिन दहाड़े हत्या का भाजपाई षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। क्या प्रजातंत्र दिल्ली दरबार की दासी है? क्या बहुमत दिल्ली के हाथों की कठपुतली है? क्या वोट के शासन के मायने नहीं है? अगर नहीं तो मिलकर आवाज उठाएंगे। #SpeakUpForDemocracy। क्या इस देश में वोट का शासन रहेगा? क्या इस देश में बहुमत दिल्ली के सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा? क्या इस देश में जनमत दिल्ली के अहंकारी सत्ताधारियों की बेड़ियों में जकड़ लिया जाएगा? क्या इस देश में विधायकों को खरीद फरोख्त से निष्ठा बदलवाकर सरकारों को गिरा दिया जाएगा? क्या इस देश में जनता के वोट की कोई कीमत नहीं? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय दिल्ली दरबार के आगे सर झुकाए नतमस्तक होते रहेंगे? सवाल यह है, अगर आपको यह विश्वास है कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए, किसी भी दल का शासन हो, तो आइए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने के भाजपाई षड्यंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। राजस्थान के मौजूदा सियासी संकट का कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या हल बताया है, आइए आपको सुनाते हैं।
कांग्रेस के ही कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनका मानना है कि अगर ये लड़ाई जो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की है, उसे लीगली बजाय लड़ने के अगर हम इसे पॉलिटिकली रिजॉल्व कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। व्हाट डू यू फील एज अ कांग्रेस लीडर एंड आल्सो एज अ लॉयर? मैं आमतौर पे इस पे ज्यादा सहमत हूं। आप मान रहे हैं कि इसे पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहिए? पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मैं आपसे परिभाषा पूछना चाहता हूं पॉलिटिकल की। परिभाषा क्या है? क्या असेंबली की मांग करना, सेशन की और सेशन में बैठना और आपको चुनावित करना या आपको हराना? उधर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का समर्थन किया है और राजस्थान के राज्यपाल से संवैधानिक कदम उठाने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी ने जो स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का अभियान प्रारंभ किया है, उसके अंतर्गत मैं अपना विचार रखता हूं और उसका समर्थन करते हुए अनुरोध करता हूं महामहिम राज्यपाल जी से कि वे जो मांग राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा बुलाने की आई है, संवैधानिक तरीके से उसे आपको तत्काल स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपने संविधान की शपथ ली है। हम विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन सब कुटिल षड्यंत्रों का, जिस प्रकार से वे चुने हुए जनमत को खरीद कर वे अपनी सरकार बना रहे हैं और बनाना चाहते हैं। हम इसका डटकर विरोध करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा ही हमारा अधिकार है, संविधान की रक्षा करना हमारा अधिकार है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विरोधियों को चेतावनी और चुनौती देते हुए कहा कि मेरी सरकार गिरानी है तो गिराओ, फिर देखता हूं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में दिए इंटरव्यू में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार 3 पहियों वाली है, लेकिन स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में है। ठाकरे ने कहा कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं अभी देखता हूं। सीएम उद्धव ने यह भी कहा कि बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव करना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा, मैं गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा, मेरी यही भूमिका है, मैं बदलता नहीं हूं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि कोई ऐसी सोच ना बनाए कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। सामना में दिए इंटरव्यू में उद्धव ने यह भी कहा कि कोरोना के कारण महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, लेकिन रास्ता निकालेंगे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा करीब 14 लाख पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना से बढ़ते मामलों से निपटने के साथ साथ 1 अगस्त से लागू होने वाले अनलॉक 3 की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस 31 जुलाई को खत्म हो रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी हिस्सा लेंगे। बीती 16 और 17 जून को भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। आपको यहां बता दें कि कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ 6 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर चुके हैं।
वहीं रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में रिकवरी रेट बेहतर है। देश में कोरोना का मृत्यु दर भी काफी कम है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरुआत में था। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से चेहरे पर मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील भी की है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल और जिम खोले जा सकते हैं, जिसके लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही गई है। इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने को तैयार हो गए हैं। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएं और नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके साथ ही अनलॉक 3 में जिम खोलने पर भी विचार हो रहा है। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर से बीजेपी सांसद और अर्जुन राम मेघवाल इन दिनों एक पापड़ की लॉन्चिंग के बाद घिर गए हैं। उन्होंने कोरोना को भगाने के लिए एक नायाब पापड़ की लॉन्चिंग करते हुए दावा किया है कि कोरोना से लड़ने में ये पापड़ असरदार है। मेघवाल का दावा है कि पापड़ में वो सभी गुण मौजूद हैं जो कोरोना को परास्त करने में सहायक हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने पत्रकार और लेखिका स्वाति चतुर्वेदी के ट्वीट और वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा कि स्वाति सिर्फ कैबिनेट ही क्यों, यहाँ तक कि पीएम की शैक्षणिक योग्यता भी रहस्य है। हम आपको बता दें कि स्वाति चतुर्वेदी ने अर्जुन मेघवाल की ओर से ब्रांडिंग का टाइम्स नाउ की खबर का स्क्रीनशॉट लगाया था, जिसमें स्वाति ने लिखा है कि मोदी कैबिनेट संभवतः भारतीय इतिहास की सबसे निरक्षर कैबिनेट है। उधर भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन की कंपनी अलीबाबा और उसके अरबपति मालिक जैक मा को गुरुग्राम की एक अदालत ने नोटिस जारी किया है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सिविल जज सोनिया शिवखंड ने अलीबाबा और उसके संस्थापक जैक मा समेत 12 लोगों को समन जारी किया है। 29 जुलाई तक खुद या वकील के जरिए पेश होने के लिए भी कहा है। साथ ही अदालत ने अब कंपनी और उसके अधिकारियों को 30 दिन के भीतर लिखित जवाब देने को भी कहा है। आपको बता दें कि अलीबाबा ग्रुप की कंपनी यूसी वेब के एक पूर्व कर्मचारी पुष्पेंद्र सिंह परमार की शिकायत पर अदालत ने जैक मा को समन किया है। यूसी वेब के पूर्व कर्मचारी परमार ने आरोप लगाया कि कंपनी चीन विरोधी कंटेंट को सेंसर करती थी। परमार का आरोप है कि सेंसरशिप और फेक न्यूज का विरोध करने पर कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। वहीं यूसी इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि वो भारत के बाजार के लिए अपनी प्रतिबद्धता और अपने स्थानीय कर्मचारियों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि नोटिस को लेकर कंपनी की तरफ से अभी सफाई नहीं आई है। यहां आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने अलीबाबा के यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर समेत 57 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। कोर्ट ने हमारी बहस सुनने के बाद 12 डिफेंडेंट्स, जिसमें कि अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर व एक्स चेयरमैन श्री जैक मा को भी समन किया है अगली तारीख के लिए, जो कि 29 जुलाई 2020 है। उस तारीख को ये डिफेंडेंट्स या तो खुद पेश हो सकते हैं या किसी वकील के थ्रू कोर्ट में पेश हो सकते हैं। इन लोगों को 30 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब दावा या कि रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल करना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। बिहार और असम पर बाढ़ का कहर टूट रहा है। हजारों लाखों लोग बाढ़ की वजह से बेहाल हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। बिहार में 20 से अधिक जिले बाढ़ से प्रभावित हैं तो असम में 27 लाख से अधिक लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। रेस्क्यू और राहत पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। बात करेंगे बिहार की। पटना में बाढ़ से हर तरफ बर्बादी का आलम नजर आ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसका शिकार आम लोग भी हो रहे हैं। 2 युवक गंगा नदी में डूब गए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। नाव पर से कूद कर यहाँ आ रहे हैं। हम लोग माना किए कि देखिए नाव पर से कूद कर नहीं आइए, पानी का बहुत तेज बहाव है। जब नाव पर से नहीं कूद कर नहीं आइए, बहुत अच्छा होगा कि मैंने साइड में नहाए आप लोग। तो हम लोग बात नहीं मानकर चल गए डुबाओ पानी में नहाने। जब डूबने लगे तो हम लोग बहुत आवाज़ किए तो कोई आदमी पब्लिक नहीं जुटे। कितने लोग थे? हम लोग 4 आदमी थे। तो हम लोग को तो स्नान पढ़ने तो आता नहीं है और लोग को पढ़ने आता था तो स्नान नाव पर से कूद कर यहाँ रहे थे तो हम लोग मना भी किए। तो देखिए नाव पर से नहीं कूद कर यहाँ ये हम लोग बहुत माना किया लेकिन हम लोग को बात नहीं माने। जो अभी डूबे वो कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 आदमी जी। कौन लगाया आपके? जी एक मेरा शाहरुख है, एक मेरा फुफेरा सालत है। बिहार में बाढ़ का कहर टूट रहा है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा पूरा डूबा सा नजर आ रहा है। कई कार्यालयों को दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है। सदर ब्लॉक में पानी अंदर तक घुस गया है। बहुत ज्यादा पानी बढ़ रहा है। कल आए थे हम लोग, थोड़ा बहुत था यहाँ पे पानी, आज बहुत ज्यादा पानी हो गया है। यहाँ पे पूरा घर द्वार लेके सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे आदमी रोड पे हैं। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और अब खबरें छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ऐलान किया है कि बरसात में भी जंगलों में सर्चिंग जारी रहेगी और नक्सली विरोधी अभियान को जारी रखा जाएगा। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नक्सली सरकार की कार्रवाई से घबराए हुए हैं, इसलिए अपने लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए वो पर्चे फेंक रहे हैं और शहीद सप्ताह मनाने जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार इन 1.5 वर्षों में हमारी फोर्स ने अपनी दबिश बढ़ाई है। सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक वेपन्स हम लोगों ने जब्त किए हैं, सरेंडर भी काफ़ी लोगों ने किया है। उसके कारण नक्सलियों में भय है और वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, उस पर रोक लगाना चाहते हैं और रोक लगाने के दृष्टिकोण से वो भय का वातावरण बनाने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता अब जागने लगी है, जागरूक हो चुकी है, अंदर तक हम पहुँच रहे हैं और इसलिए उसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बरसात के हमारे मूवमेंट का है या योजना का, तो नक्सली गतिविधियों के विषय में जो हमारा मूवमेंट होता है वो गोपनीय रहती है।
वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। यहां के सातधार ब्रिज के पास से जवानों ने 2 आईईडी बम बरामद किए। बरामद बम को जवानों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। आईईडी बम के पास बैनर और पोस्टर भी बरामद हुए हैं। सीआरपीएफ और बारसूर पुलिस की सर्चिंग में ये सफलता मिली है। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने आईईडी बम के बरामदगी की पुष्टि भी की है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। प्रवासी मजदूरों को उनके घर भिजवाने से चर्चा में आए अभिनेता सोनू सूद अब किसानों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। दरअसल एक किसान परिवार का एक वीडियो वायरल होने पर सोनू सूद ने ये दरियादिली दिखाई है। आंध्र प्रदेश के एक गांव के इस वीडियो में एक मजबूर किसान अपनी 2 बेटियों से ही खेत जुतवा रहा है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो बैल किराए पर ले सके। इसी वीडियो को देख सोनू सूद ने आगे आकर इस परिवार की मदद करने का ऐलान किया। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा कि इस परिवार के लिए बैल भी ठीक नहीं है, इसलिए शाम तक हम आपके लिए ट्रैक्टर भेज रहे हैं जिससे आप खेत जोत सकते हैं। हाल ही में तालिबानी आतंकियों के कब्जे से रिहा हुए निदान सिंह सचदेव भारत पहुंचे हैं। अफगानिस्तान में रहने वाले निदान सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ भारत पहुंचे हैं। रविवार को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर निदान सिंह और उनके परिवार के सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान निदान सिंह और उनकी फैमिली भारत में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलकर काफी भावुक हो गई। निदान सिंह समेत सिख समुदाय के 11 लोग अफगानिस्तान से भारत पहुंचे हैं। स्पेशल फ्लाइट से काबुल से दिल्ली इन्हें लाया गया। ये सभी लोग लंबी अवधि के वीजा के तहत भारत आए हैं। बताया जा रहा है कि 6 महीने के वीजा पर अफगानिस्तान से ये भारत आए हैं। आपको बता दें कि बीती जून में निदान सिंह को अफगानिस्तान के पकटिया गुरुद्वारा से तालिबानियों ने अगवा कर लिया था। 1 महीने के बाद उनकी रिहाई हुई थी। भारत सरकार ने निदान सिंह की रिहाई में अहम भूमिका निभाई थी। मैं खुशी की वजह से कुछ बोल नहीं सकता हूँ, इतना खुश हूँ। शुक्र है वहाँ एमबीसी से शुरू अभी तक मेरी खिदमत कर रहा है। दवाई मवाई सब कुछ दिया है। बार बार पूछता था, फ़ोन कर रहा था कि कुछ ज़रूरत है, कुछ चाहिए तेरे को एमबीसी से। फिर सर जी नहीं क्या आप शुक्र अपना बिरादरी है बहुत ही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।